अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हेक्सागॉन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या रणनीति रखेंगे। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। जो म्यूचुअल फंड के डेटा आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब फाइनली रिटेल भी अपना, जिसे कहते हैं, थ्रोइंग इन द टॉवल, और क्या ये एक तरीके से बाजार के लिए अच्छी खबर है? क्या भी होगा आपका? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है हर कोई अपने वजह से देखेगा और उसको ट्विस्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से पहला जो नंबर फरवरी का आप देख रहे हैं, शायद उसमें ज़्यादा ना देखें। दो तीन चीज़ें याद रखें कि एक दो महीने से एनएफओज की जो लगातार एंट्री हो रही थी मार्केट में, थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि पॉपुलैरिटी, मतलब जो जैसे हम जानते हैं कि रिटेल जहाँ जाता है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसके लिए एनएफओ कम है। अगर एनएफओ कम है तो जो बड़ा पैसा आ जाता है बल्क का, वो आपको इन्फ्लोज में कम दिखाई देगा कंपेयर टू द अर्लियर मंथ्स। तो पहली तो बात वो है। दूसरी बात एसआईपीज़ की। तो एसआईपी की जो नंबर आई है उसमें बहुत ही कम, बहुत ही मार्जिनल रिडक्शन है, और मेरे ख्याल से उसमें कुछ ज़्यादा देखने की मेरे ख्याल से अब तक तो कोई ज़रूरत नहीं है। मगर जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वो मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि जब रिटेल अपना हाथ खड़ा कर देता है तो फाइनली बॉटम हो चुका है ऐसा समझें, ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से अभी तक जो मायूसी रिटेल में आ जाती है वो अब तक आई नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि उसके लिए हम रुकें। पिछली 2-3 क्रैशेज़ में हमने देखा है कि बहुत ही कुछ मेजर इवेंट हो चुका है जिससे कि ये मायूसी हमने रिटेल में हम देखते हैं। मगर अगर इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन नंबर भी आ चुका है, वो जो कम है। इंटरेस्ट रेट्स भी शायद कम होने का संकेत है। तो ये सब सारी चीज़ें आने के बाद जब जीडीपी ग्रोथ आपकी मल्टीलैटरल एजेंसीज़ भी कह रही हैं कि 6.5% की औसत से आगे बढ़ते जाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट तो हम देखे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्नल हम देख पाते हैं कि भई रिटेल ने भी हाथ खड़े कर दिए, शायद इस बार वो सिग्नल के लिए हम ना रुकें। मेरे ख्याल से रिटेल में ज़्यादातर एजुकेशन भी बहुत हो चुका है, तो मेरे ख्याल से वो जो स्टैंडर्ड हम सिग्नल्स देखते थे, शायद उसकी तरफ हम इस बार ना देखें बहुत नज़दीकी से, ये मेरा सुझाव रहेगा। तुषार जी, जो पिछले 2 हफ्ते की सबसे बड़ी डरावनी पिक्चर रही है वो है निफ्टी आईटी में। जिस तरीके से कल, फॉर एग्जांपल, कल जिस तरीके से इन्फोसिस गिरा था, ऐसा लग रहा था कि यूएस में रिसेशन आ गया, फॉरगेट अबाउट आने का रिस्क है या नहीं है। और जिस तरीके से आईटी टूटा है, अब आपका क्या भी होगा यहाँ पर? एज एन इन्वेस्टर यहाँ बाय करें या अभी और बेहतर मौके मिल सकते हैं? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। हम जब उनको नज़दीकी से देखते हैं तो एक तो आपको समझ लेना चाहिए कि टेस्ला जैसा बहुत ही ब्लॉकबस्टर स्टॉक जो टेक पैक में आता है, वहाँ पर टेक या जो भी आप ग्रीन कहें, अ, उस पे बहुत एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो मैग्निफिसेंट सेवन जो हम कहते हैं, उनमें भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि एक सेंटिमेंटल जो मूव होती है वो हमने देखी है। इसका कोई फंडामेंटली कोई बेस नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो इंडियन आईटी सर्विसेज की जो रेवेन्यूज़ हैं वो मैग्निफिसेंट सेवन के प्रोडक्ट्स से कोई ज़्यादातर डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखती। और मेरे ख्याल से अगर मार्केट में उनकी गिरावट से प्रोबेबली एवरेजेस में लोअर एंड ऑफ द पी स्पेक्ट्रम अगर आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली अच्छे-अच्छे कंपनी में यहाँ से इन्वेस्ट करने में मुझे तो काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी लगता है। मगर ऐसा नहीं कि यहाँ ही इन्वेस्ट करने के बाद ही आपको इंस्टेंट कोई सक्सेस मिलने वाला है। अगले 3-4 क्वार्टर्स में अर्निंग्स की औसत देखनी पड़ेगी। यूएस का जो सेंटिमेंट है स्पेशली अराउंड आईटी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली प्रॉफिट्स, वो देखने के बाद ही और जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिलेगा। ये भी थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, मगर जब कभी भी ऐसा फॉल आता है जिसका कोई फंडामेंटली कोई बेस ना हो, हमेशा निवेश के लिए अच्छा समय होता है।
हम्म, तुषार जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको होली की शुभकामनाएं। जिस हॉरर शो का जिक्र किया अनुज ने अभी कि इस दौरान मतलब बीते 20 दिन में सेलिंग का फेस जिसको लीड किया आईटी ने, इसी दौर में हमने एनबीएफसीज में और बैंक्स में कुछ हद तक की स्टेबिलिटी देखी है। अगर मैं सिर्फ एक इंडसइंड बैंक के इश्यूज को निकाल दूं तो बाकी एनबीएफसीज में अच्छी मजबूती थी, हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी। बैंक्स, आपका व्यू एनबीएफसीज पर, बैंक्स पे कंस्ट्रक्टिव है क्या इस वक्त इस प्राइस पे? देखिए, फाइनेंशियल्स में हम ज़्यादातर पॉजिटिव रह चुके हैं, और कंटिन्यूस हम उसके बारे में पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी चीज़ उनके साथ है वैल्यूएशन कंफर्ट। अब देखिए, कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगा, मगर सबसे ज़्यादा जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी बैंक हम कहते हैं देश में, अगर उसकी वैल्यूएशन एक टाइम बुक तक आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये कंफर्ट आपको ज़रूर मिलेगी कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है अगले 3, 4, 5 साल के लिए, तो ये वैल्यूएशन कंफर्ट आपके पास ज़रूर रहेगी, और ये वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी दिनों से थी। इसके लिए हम इस सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव थे, और जब कभी ज़्यादातर वैल्यूएशंस जिसमें 50-60 से ऊपर जो सेक्टर्स हैं, उसमें जब डरावनी सिचुएशन आ जाती है, तो सेफ हेवन के लिए फाइनेंशियल्स स्पेशली जो बिल्कुल वैल्यूएशन कंफर्ट जिसमें है, उसमें रहने की एक सेफ्टी ज़रूर नज़र आती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि वॉलेटिलिटी इस मार्केट में और कई दिनों के लिए रहेगी, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर हम अवश्य देख पाएँगे। और स्पेशली ऐसा है कि जब हम सोच रहे हैं कि ये कैपेक्स का साइकिल भी अभी इस और 1-2 साल में आने वाला है, तो बैंक्स विल बी द बेस्ट प्रॉक्सी फॉर अस टू मैनेज टू एक्चुअली मेक यूज़ ऑफ दैट अपॉर्च्युनिटी। तो मेरे ख्याल से इंडसेंड का, जैसे हमने कहा, इंडिविजुअल सिचुएशन है, और वो अ, बिल्कुल अलग है इस सेक्टर से। तो मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्फर्ट इन इन फाइनेंशियल्स। ओके, कंफर्ट है फाइनेंशियल्स में इस वक्त, लेकिन तुषार जी एक चीज़ जिसको लेकर थोड़ा सा हमारे कयास, हमारा अनुमान या फिर हमारी फीलिंग थोड़ी गलत रही, वो ये थी कि जब बजट आया, बजट के बाद जब मेजर टैक्स कट्स अनाउंस किए गए, उसके बाद लगा था कि एफएमसीजी उभरेगा डिसाइसिवली, और 3-4 दिन का प्राइस एक्शन भी बढ़िया था, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया आई थिंक एक हफ्ते से ज़्यादा की तेज़ी में, और इवन अभी भी निफ्टी एफएमसीजी कोलैप्स कर रहा है। एक धड़ा उसका क्रूड से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी अगर आप देखें, आई मीन स्टॉक्स लाइक एचयूएल, आईटीसी, मैरिको, डाबर, इनमें क्या व्यू रखते हैं आप इस वक्त? देखिए, ये तो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, क्योंकि कंजम्पशन इस कंट्री में कंटिन्यूअसली एक बहुत बड़ा ग्रोथ वेक्टर में जिसको कहूँगा, वो कंटिन्यूअसली रहेगा। और इंडिविजुअली आपको जो जहाँ वैल्यूएशंस रिलेटिव टू हिस्ट्री अच्छे लगते हैं, वहाँ पे निवेश करना मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही होगा। मगर आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर थोड़ा-सा विस्तार से मैं कहूँगा कि जब ऐसी बजट में या रेगुलेटरी सहूलत या कोई इंसेंटिव हमें मिल जाता है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जब कंपनीज़ के प्रॉफ़िट्स में ट्रांसलेट होता है, और जब तक कि हो जाएगा, उसको काफ़ी समय लगता है। तो जहाँ कहीं भी हमने जैसे समझिए कोविड के समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन आया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्सेशन लेवल में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। अब देखिए, 1 साल में, कोविड के साल में, वैसे प्रॉफ़िट्स भी ज़्यादा नहीं थे, कई कंपनियाँ लॉस में भी गई। तो इस रेगुलेशन का इम्पैक्ट हमने उस साल में देखा ही नहीं। मगर अगले 2 साल 2023-2024 में जब ये लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेशन का इम्पैक्ट हम देखने लगे, तो सडनली जो वैल्यूएशन की जो गैप है, वो बिल्कुल भर गई और उसके आगे भी चली गई। तो मेरे ख्याल से जब कभी भी ये बड़े पैमाने पर रेगुलेटरी चेंजेस होती हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनका आता है। और अगर बीच में अगर उनका इम्पैक्ट सिर्फ जो सेंटिमेंटल होता है, जैसे आपने वहाँ कहा 4-5 दिनों में, वो तो शायद दिख जाएगा। मगर जो सही का और कंटिन्यूअसली परमानेंट वैल्यूएशन अपग्रेड, वो आएगा जब इन मेजर्स का
हमने एक्चुअल नंबर्स में ट्रांसलेशन देखा और हमारी कंपनियों में उनका नफ़ा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चालू हुई, तभी से इनकी वैल्यूएशन में बढ़ोतरी होगी। तो मेरे ख्याल से ये हमेशा चिकन एंड एग्स सिचुएशन होता है कि हम पहले क्या करें। तो मेरे ख्याल से एक ऐसे बड़े रेगुलेशन के बाद में लॉन्ग टर्म व्यू लेना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ओके, मीनवाइल मार्केट वापस एक बार कोशिश कर रहा है उस 22,556 के लेवल को क्रॉस करने की। देखते हैं इस बार क्रॉस करता है या नहीं। 22,547 पर वापस। तो शायद ये पिछले 3 महीने में एक और स्पेस जहां ब्रूटल करेक्शन आई वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, डिपॉजिटरीज हों, या अब कल के डेटा के आने के बाद इवन म्यूचुअल फंड स्टॉक्स। यहाँ पर आप टॉप अप कर रहे हैं। पहली बात तो है कि आपके पोर्टफोलियो में, और अब क्या व्यू होगा? नहीं, बिल्कुल ये स्पेस हमारे लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है और मैं इतना भी कहूँगा कि सारा जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कई कंपनियों की वैल्यूएशंस उनकी फंडामेंटल से थोड़ी दूर जा चुकी है और कई कंपनियों की वैल्यूएशन उनकी फंडामेंटल से कम चल रही है। तो ये मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। आपको थोड़ा-सा रिसर्च करने के बाद समझ में आएगा कि जहाँ कहीं भी अर्निंग्स रोबस्ट हैं, मतलब कि जहाँ कहीं भी मार्केट सेंटिमेंट से टोटली रिलेटेड ना हो और ये मार्केट की जो एक्सपेंशन हुई है, शायद आप म्यूचुअल फंड ही देखें, फोलियोज जितने बढ़ चुके हैं, या जो इंटरमीडियरी सर्विसेज हैं जो म्यूचुअल फंडों के बारे में सर्विसेज देते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में सर्विसेज देते हैं। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक तो फ्रॉथ है, जहाँ पर ये नए एंट्रेंट्स आने के बाद इनकी अकाउंट्स में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इन टर्न इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की अपेक्षा ज़्यादा है। मगर एक सर्टेन लेवल पर आपने सोचना चाहिए कि अब ये परमानेंट अपसाइड हो गई है। मतलब जहाँ पे हम थे 2 साल पहले और अब हैं, इससे अगर थोड़ा-सा भी कम हो जाता है, तो उनकी फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो हमने एक क्वांटम लीप ले चुके हैं हम, जहाँ से हम फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ हमारे बहुत सारे निवेशक अब जा चुके हैं और ये स्टेप हमेशा एक तरफ़ा होता है। वो वापस आने के लिए बहुत ही बड़ा क्रैश होने की ज़रूरत होती है शायद। मगर एक स्टेप लेने के बाद अगला स्टेप शायद धीरे से लें, मगर यहाँ से अब जित हम पेनिट्रेशन कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज़ की, वो यहाँ से आगे ही बढ़ने वाली हैं। अगर हम सोचें कि विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ जा रहे हैं, तो सारे विकसित देश जो होते हैं, उनकी फाइनेंशियल एसेट्स एज़ अ परसेंटेज हमारे करंट लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से ये तो मेरे ख़्याल से एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, मगर एक कैवेट दूँगा कि सारी कंपनियाँ इस एरिया में शायद इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा-सा काम ज़रूर करना पड़ेगा। ओके तुषार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज स्पेशली छोटी होली के दिन, और एक बार फिर से नमस्कार करते हुए आपको एक बार फिर से इस छोटी होली की शुभकामनाएं।